अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? चले जी, गुड। अच्छा, मैंने आपको एमसीक्यूज दिए थे। एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम? चलो, ठीक। चलिए, आज हमने एक चीज पढ़नी है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या होता है समझो। एक होती है फुल ईयर बेसिस, एक होती है टाइम बेसिस, जिसको प्रो रेटा बेसिस भी कहते हैं। ये जी, प्रो रेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देख रहा हूँ प्रोपोर्शनल का मतलब आसान क्या होगा। या तो मुतनासिब नहीं। प्रोपोर्शनल का मतलब आसान समझ लो, मैच करना। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब किसी चीज को मैच करना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैसे होता है कि आपके घरों में, कि लेट सपोज दो बच्चे हैं ना, तो जो बच्चा बड़ा होता है उसको ईदी ज्यादा मिलती है, जो छोटा होता है उसको ईदी कम मिलती है। तो बड़ा था इसलिए ईदी ज्यादा मिली, छोटा था इसलिए ईदी कम मिली, इसे कहेंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने ईदी डिस्ट्रीब्यूट की, बड़े बच्चे को ज्यादा ईदी दी, छोटे बच्चे को कम ईदी दी, इसको प्रोपोर्शनेट कहते हैं, प्रोपोर्शनल बेसिस। ठीक है। अच्छा, बहरहाल, मतलब में क्या रखा है असल में, हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। फुल ईयर बेसिस में याद रखना, हमारा रूल ये होता है, किसी कंपनी में अगर फुल ईयर बेसिस डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो वहां पे क्या रूल होगा? फुल ईयर depreciation on asset in the year of purchase। फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इन द ईयर ऑफ परचेज। और टाइम बेसिस में क्या होता है जी? डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर नंबर ऑफ मंथ्स the asset is available for use in a year।
मुश्किल बात नहीं है। फुल ईयर बेसिस का मतलब कि डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर, जिस साल में एसेट खरीदा उस साल उस एसेट पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी। और टाइम बेसिस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट फॉर नंबर ऑफ मंथ्स द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज इन अ ईयर। एसेट एक साल में जितनी देर अवेलेबल फॉर यूज रहा है उसमें सिर्फ उतने टाइम की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। इसे कहते हैं टाइम बेसिस। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं, तो हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एक ही एग्जाम्पल से आपको बड़ी आसानी से बात समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हमारे पास एक एसेट है जो परचेज किया, परचेज्ड ऑन 1 जुलाई। एक एसेट है जिसको परचेज किया, परचेज ऑन 1 जुलाई। इसको हमने 1 जुलाई को एक एसेट को परचेज किया। इसकी 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। कॉस्ट है 100, रेसिडुअल वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए 0, और यूजफुल लाइफ है 5 years। ठीक है। 1 जुलाई 2021 को एसेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 100, रेसिडुअल वैल्यू है 0, और यूजफुल लाइफ कितनी है 5 years। मेथड है, मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट है जी, अभी डेप्रिसिएशन पॉलिसी रखता हूँ। डेप्रिसिएशन पॉलिसी है फुल ईयर। तो ये सवाल ऐसे होगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इन रुपीस कैसे आएगी। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट है 100, रेजिडुअल वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ है 5 years। इसकी डिप्रिसिएशन क्या आ गई, डिप्रिसिएशन क्या आ गई, 100 - 0 डिवाइडेड बाय 5, डिप्रिसिएशन आ गई 20। वेरी गुड। अब ये जो 20 है ना डिप्रिसिएशन, ये जो 20 है डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। ये डिप्रिसिएशन आपके पास आई फॉर द ईयर। और ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। बट ये एसेट कितनी देर के लिए यूज हुआ है, मगर ये यूज हुआ है फॉर 6 मंथ्स। अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही है तो इसका मतलब है साल में तो 12 महीने होते हैं, मगर ये एसेट आपने कितनी देर के लिए यूज किया है, 6 महीने के लिए। बेशक ये एसेट आपने 6 महीने के लिए यूज किया है, आप ऐसे ही एज्यूम करोगे कि जैसे एसेट आपने 12 महीने एज्यूम किए, और यही 20 रुपए की डेप्रिसिएशन है। बात और वाजिया हो जाएगी अगर मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसी इसी क्वेश्चन को अगर हम टाइम बेसिस से कर रहे होते फिर क्या होना। अगर इसी क्वेश्चन को हम टाइम बेसिस से कर रहे होते, डेप्रिसिएशन पॉलिसी फुल ईयर बेसिस की जगह टाइम बेसिस होती, टाइम बेसिस होती, तो इस केस में डेप्रिसिएशन इन रुपीस कैसे आनी थी। एक तो ये करना ही था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इसके साथ एक और चीज से इसको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय 12। ये m क्या होना था, ये क्या चीज है पूरी, इसको कहते हैं टाइम फ्रैक्शन। और इस टाइम फ्रैक्शन में m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज इन अ ईयर। m वो मंथ्स है कि एसेट कितनी देर आपके पास अवेलेबल फॉर यूज रहा।
तो यहाँ पे कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करते, ये तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाती थी। तो हमने क्या किया, हमने 12 महीने की डेप्रिसिएशन निकालने के बजाय हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 6/12 से, यानी कि अब 20 की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, अब 10 रुपए की डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि ये आधा साल एसेट इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये बात आपको समझ आई है किसी को? ये बात सबको समझ आई है? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एसेट जो है ना परचेज हुआ 1 जुलाई को नहीं परचेज हुआ, ये 1 सितंबर को परचेज होता है, 1 सितंबर 2021 को परचेज। तो जो फुल ईयर बेसिस है इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एसेट जब भी परचेज किया हो हम एज्यूम यही करते हैं कि एसेट जैसे आपने 12 मंथ्स के लिए ही यूज किया। मगर अगर यहाँ पर हम 1 सितंबर चेंज कर देंगे तो अब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एसेट 4 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हुए, तो यहाँ पर अब 6/12 की बजाय हम क्या कर देंगे 4/12। क्या आंसर आता है? 4/12 करके क्या आंसर आएगा? 6.67, 6.67। ठीक है, तो ये बात है फुल ईयर बेसिस या टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में सिर्फ इतना करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक टाइम फ्रैक्शन से जो भी डेप्रिसिएशन इन रुपीज जब भी निकालना है ना, उसके एंड पे क्या आ जाएगी टाइम फ्रैक्शन। जब भी डेप्रिसिएशन इन रुपीज वाला स्टेप होगा उसके एंड पे टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, उसके एंड पे टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखी। और टाइम बेसिस के हवाले से बातें याद रखनी है, ये जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है ना फुल ईयर बेसिस या टाइम बेसिस, ये किन डेप्रिसिएशन मेथड्स में हो सकती है, फुल ईयर बेसिस या टाइम बेसिस वाली ऑप्शन अभी बता दो। ये जो टाइम बेसिस है ना, ये ओनली अलाउ इन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो टाइम बेसिस पॉलिसी या तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉलो कर सकते हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉलो कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक एडिशन ये है, सिर्फ एक एडिशन ये है कि जब आप डेप्रिसिएशन इन रुपीस निकालते हो उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम फ्रैक्शन से, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, टाइम फ्रैक्शन से। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ को मल्टीप्लाई कर देना है टाइम फ्रैक्शन से, या अक्सर औकात कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई करके भी स्ट्रेट लाइन मेथड में आंसर आता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है टाइम फ्रैक्शन से। टाइम फ्रैक्शन आपको पता ना कैसे आती है, भी बताइए। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो वहां पर जो आप डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, डेप्रिसिएशन इन रुपीज ओपनिंग नेटबुक वैल्यू पे रेट लगाते हो मल्टीप्लाई बाय रेट, उधर क्या करना है टाइम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि नम टाइम फ्रैक्शन है m/12, यानी कि m/12 से मल्टीप्लाई कर दिया करना है। और ये कहाँ पे अलाउ है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। क्यों? जो आपका मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, याद रखें फुल ईयर बेसिस पॉलिसी इन सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट में हमेशा फुल ईयर बेसिस पॉलिसी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, नो कॉन्सेप्ट ऑफ depreciation, depreciation is not dependent on time in production unit method, so this policy also not applies।
ठीक है जी। डेप्रिसिएशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती, किसके अंदर, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में। और प्रोडक्शन यूनिट मेथड का मतलब मशीन आवर मेथड भी इसी में आ जाएगा। वहां पे तो नंबर ऑफ आवर्स के प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, तो वहां पे भी टाइम का कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पर भी टाइम का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए टाइम बेसिस पॉलिसी कहाँ पे ला होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, फिर हम इंशाल्लाह इकट्ठी इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड की एग्जांपल तो मैंने आपको करा दी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात करा था। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है कि इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। आपने एसेट परचेज किया 1 सितंबर को। देखो, आपने एसेट परचेज किया 1 सितंबर को, अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ, 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21, आपने एसेट परचेज किया लेट सपोज 1 सितंबर 21। तो हम ये यूज एज्यूम कर रहे हैं कि एसेट, ये जो येलो बार है, इस बार में क्या रहा, अवेलेबल फॉर यूज रहा। ठीक है ना, यही यही एज्यूम कर रहे हैं ना, हम यही एज्यूम कर रहे हैं ना कि एसेट आपके पास क्या रहा, अवेलेबल फॉर यूज रहा। कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। इस अवेलेबल फॉर यूज की डेफिनेशन को समझते हैं। अवेलेबल फॉर यूज का क्या मतलब है। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है कि एसेट आपके पास इस्तेमाल के लिए रेडी है। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है एसेट इस्तेमाल के लिए रेडी है। एसेट इस्तेमाल के लिए रेडी है, इसे कहते हैं अवेलेबल फॉर यूज। मैंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया एसेट इज यूज्ड, मैंने कहा एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपको आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ आएगी। आपने 1 सितंबर 21 को ये एसेट परचेज किया, मगर मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दूं अगर इस एग्जांपल में कि एसेट वॉज एसेट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 सितंबर को परचेज किया, एसी ले लेते हैं, लेट सपोज एसी था, एसी 1 सितंबर को परचेज किया, एसी 1 सितंबर को परचेज किया, मगर आपने एसी को 1 अक्टूबर 21 को इंस्टॉल किया। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जब तक एसी इंस्टॉल नहीं हुआ वो अवेलेबल फॉर यूज तो होता ही नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है रेडी टू यूज। एसी आया डब्बे में पड़ा है, जब तक उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। लिफ्ट आई, रेडी टू यूज नहीं है जब तक उस लिफ्ट को इंस्टॉल नहीं करेंगे। सही है। गाड़ी जिस दिन आती है उसी दिन अवेलेबल फॉर यूज होती है, रेडी होती है, आप यूज कर सकते हैं जाके। उसके बाद आप कह लें कि अगर एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है, तो जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तब तक वो बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। समझ रहे हो। तो एसेट तो 1 अक्टूबर को अवेलेबल फॉर यूज हुआ है, परचेज आपने किया था 1 सितंबर 21 को। तो अब एसेट 4 महीने के लिए अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। अब एसेट जो है ना आपका, वो अवेलेबल फॉर यूज है। एसेट आपका जो अवेलेबल फॉर यूज है वो है अक्टूबर से 31, इस एरिया में एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स के लिए। तो अब अगर ऐसे ये कंडीशन भी ऐड कर दें, तो अब आपके पास डेप्रिसिएशन 4/12 करके नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन 3/12 करके आएगी। क्या आंसर है जी। 5। सही है। अब डेप्रिसिएशन 3 महीने की आएगी क्योंकि 3 महीने के लिए अवेलेबल फॉर यूज।
यहाँ तक कोई बात की कंफ्यूजन? मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या बताया शुरू से। आओ, मैंने कहा भाई देखो, डेप्रिसिएशन की दो तरह की पॉलिसी होती है, फुल ईयर बेसिस और टाइम बेसिस। फुल ईयर बेसिस में ज्यूम करते हैं कि एसेट की डेप्रिसिएशन, जैसे अगर एसेट बीच में भी किसी तारीख को खरीदा है तो ऐसे ही ज्यूम करेंगे जैसे कि पहली तारीख को खरीदा है, और आप उसके ऊपर 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। टाइम बेसिस में डेप्रिसिएशन जितने मंथ्स के लिए एसेट अवेलेबल फॉर यूज रहा है उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ठीक है, ये टाइम बेसिस पे बात की। टाइम बेसिस में सब आप डेप्रिसिएशन निकालते हो, एंड पे उसको टाइम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि m/12 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद मैंने बताया कि भाई अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपके पास एसेट इस्तेमाल के लिए रेडी हो, इसे कहते हैं अवेलेबल फॉर यूज। जैसे एक एसी खरीदा, तो एसी खरीदते साथ ही अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाएगा जब तक कि आप उसको इंस्टॉल नहीं कर लोगे। बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जब तक उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो बिल्डिंग आपके पास अवेलेबल फॉर यूज नहीं रहेगी। तो जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है तब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है, तब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है जब एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज होता है। ये बातें बताइए अभी तक। और टाइम बेसिस पॉलिसी के अंदर एक रूल, या टाइम बेसिस पॉलिसी में जब भी बात करो ना, ये अवेलेबल फॉर यूज वाली बहस ये सारी कहाँ होगी? ओ भाई, अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए, सारी बहस कहाँ है? टाइम बेसिस के लिए। और टाइम बेसिस की जब भी बात हो रही होगी तो सिर्फ दो डेप्रिसिएशन मेथड्स तुम लोगों के दिमाग में आने चाहिए। टाइम बेसिस की जब बात होगी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुमको कैसे बताऊं। टाइम बेसिस की बात होगी सिर्फ, ये सारी आज की क्लास में अभी तक जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डिस्कशन हो रही है। इसके अलावा कोई डेप्रिसिएशन मेथड अभी दिमाग में नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया भाई, फुल ईयर बेसिस होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में, और प्रोडक्शन यूनिट मेथड में डेप्रिसिएशन का ताल्लुक टाइम के साथ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी अवेलेबल फॉर यूज वाली बहस किसके लिए है? इसके लिए जिनके ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्रिसिएशन सेट करनी है। अच्छा, आगे एक और नोट लिखें, और ऑब्वियस बात है मगर मैं फिर भी तुम लोगों के लिए लिख दूंगा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ऑन आइडल एसेट्स, ऑन आइडल एसेट्स। आइडल एसेट्स का क्या मतलब होता है? आइडल एसेट्स का आइडल का मतलब कौन बताएगा मुझे? आइडल का मतलब कौन बताएगा? ना करो यार, तुम लोगों को आइडल का मतलब नहीं पता। नॉट इन यूज, फारिग, निकम्मा, फालतू, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी अपने घर में। तुम लोग तो ज्यादा सुनते होंगे, ठीक है ना, अपने अम्मी से अपने अब्बू से तुम लोगों ने सारे अल्फाज सुने होंगे। ठीक है जी, तो उन्हें कहते हैं आइडल। तो इन्हें कहते हैं बेकार, फारिग, फालतू, ऐसे। ये वैसे ना इसको ना थोड़ा सा आइडल को डिफाइन करते हैं। आइडल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? फारिग और बेकार नहीं कहेंगे हम इन्हें, हम कहेंगे नॉट। ये तो तुम लोग सीरियसली ले गए थे ना, फारिग। फारिग, हाँ फारिग उस सेंस में फारिग। फारिग के भी दो सेंस है ना, एक तो कहता है तो बंदा ही फारिग है, और एक वैसे होता है कि यार मैं फ्री हूँ थोड़ी देर के लिए, एक वो वाला फारिग है। तो ये वो जो अभी मैंने फारिग बताया ना दूसरा, वो बंदा ही फारिग है वाला फारिग नहीं है। तो इसलिए इसको बेकार की टर्म्स में नहीं लेंगे, समझो। आइडियल का मतलब है जो नॉट करेक्ट, नॉट, जो फारिग है अच्छे वाले सेंस में। ठीक है जी, जैसे अब्बा जी से पूछते हैं, अब्बा जी आप अगर आप फारिग हैं, तो मतलब वो तुम उनको कहेंगे तो देखो दूसरी सेंस में फिर बताएंगे। तो फारिग का उस सेंस में मतलब है कि फारिग का मतलब अभी आप फ्री है, इस सेंस। ठीक है, तो आइडल का मतलब वो एसेट जो नॉट करंटली इन यूज, नॉट करंटली इन यूज, वो एसेट जो अभी तक करंटली इस्तेमाल में नहीं है। लेट सपोज इसी एग्जांपल में आते हैं। आपने 1 सितंबर को एसेट इंस्टॉल करी, 1 सितंबर को परचेज किया। अब एक और एग्जांपल बना देते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग है,
बिल्डिंग एग्जांपल लेते हैं। 1 जनवरी को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1 जुलाई को कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और मैं कहता हूँ 1 सितंबर को बिल्डिंग वॉज ऑक्यूपाइड, बिल्डिंग में लोग आ गए रहने के, और 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का पीरियड है, बिजनेस इज नॉट अवेलेबल, एसेट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज, एसेट इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं। क्लियर हो गई बात। 1 जुलाई से 1 सितंबर तक, 1 जुलाई को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई मगर 1 सितंबर तक बिल्डिंग ऑक्यूपाई नहीं हुई, तो बिल्डिंग 1 जुलाई से 1 सितंबर तक क्या पड़ी रही, आइडल पड़ी रही। 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक बिल्डिंग असल में यूज हुई, बिल्डिंग असल में यूज हुई। समझ आ रही है बात। बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज कितनी, देखो मैंने मैंने बहुत हिसाब से वर्ड यूज किया था, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता, आपको जुमला इतना लंबा लिखने की बजाय कहता डेप्रिसिएशन स्टार फॉर नंबर ऑफ मंथ्स द एसेट इज यूज्ड इन अ ईयर, मैंने ये बात नहीं लिखी थी, पता है आपको, क्योंकि मैंने आपको आगे जाके ये बात बतानी थी। मैंने कहा था डेप्रिसिएशन स्टार फॉर द नंबर ऑफ मंथ एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, यूज हुआ है कि नहीं हुआ वो अगली बात है। एसेट जितने देर के लिए अवेलेबल फॉर यूज होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एंड वंस अगेन ये सारी बात तुम लोगों को बता दूं, ये जो मैंने बात की ना, ये डेप्रिसिएशन इज आल्सो चार्ज ऑन आइडल एसेट्स, ये एप्लीकेबल किन किन मेथड्स पे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और कोई मेथड के ऊपर ये वाली फिलॉसफी अप्लाई नहीं होती। तो अब मुझे बताओ एसिड अवेलेबल फॉर यूज कितनी देर के लिए रहा होगा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक एसिड अवेलेबल फॉर यूज है, या 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक एसिड अवेलेबल फॉर यूज, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ, मुझे आंसर दो। 4 मंथ्स। तला तुम तो छुट्टी करो ना, सारी तारीफें वापस करो, जो मैंने तुम्हारी तारीफें की है ना पिछले 1-2 महीने में, वो मुझे तारीफें वापस चाहिए। 6 मंथ्स, जुलाई टू दिसंबर। आइडल एसेट का मतलब है कि ये अभी इस्तेमाल में नहीं है मगर ये अवेलेबल फॉर यूज होता है, मगर ये बट इट इज अवेलेबल फॉर यूज, बट इट इज अवेलेबल फॉर फॉर यूज। आप एसेट इस्तेमाल नहीं कर रहे मगर एसेट इस्तेमाल के लिए तैयार है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। जो अवेलेबल फॉर यूज है, एसेट 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक अवेलेबल फॉर यूज रहा है। आइडल था, अवेलेबल तो था ना, मौजूद तो था ना, इस्तेमाल तो कर सकते थे ना, वो तो आप 1 सितंबर को शिफ्ट हुए, एसेट तो तैयार था, रेडी टू यूज था 1 जुलाई से, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई थी। समझ रहे हो ये बात। तो इसकी इसलिए हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन इज आल्सो चार्ज ऑन आइडल एसेट्स, डेप्रिसिएशन आइडल एसेट्स पे भी चार्ज होगी। क्यों? अगर एसेट आइडल भी पड़ा है तब भी वो अवेलेबल फॉर यूज है, और अगर यूज किया तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आइडल भी पड़ा रहा एसेट तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के मंथ्स आएंगे आपके पास, अवेलेबल फॉर यूज है 6 मंथ, तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? पहला मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं होना। पहला मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ यार, दिल नहीं छोटा करना, तो इसी तरह तो सीखते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने गलती की, आपने बस मुझे सिखा दिया, ऐसे सीखता है इंसान। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो ये गलती अलाउड है वैसे, कोई वैसे मैंने बस वैसे ही कह दिया तुमने। इतनी यार गलतियां करोगे तो फिर ही क्यों क्लास में मजा आएगा पढ़ाने का। मतलब तुम सोचो कि टीचर का लेवल ये है और स्टूडेंट टीचर से ही नेक्स्ट लेवल पे, तो टीचर तो बेचारा शर्मिंदा शर्मिंदा ही महसूस करेगा ना फिर। तो
इसे टेंशन ना लिया करो, ऑब्वियस बात है तुम लोग गलतियां करोगे, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी गलतियां भी हो, कि पता कर चलेगी यार ये चीज सिखाई है। तुम में से मेजोरिटी लोग हर वक्त सही आंसर ही दे रहे होते हो। चलो अच्छी बात है। यस सर। आगे चलते हैं यार। ये भी हो गया। सवाल करना, हाँ यस। यार एक तो ये लैपटॉप थोड़ा स्लो है कि अब ये देखो, एक बड़ी अच्छी सी आसान सी एग्जांपल है। एग्जांपल 15 है। रिक्वायरमेंट क्या है जी? एसेट परचेज ऑन 1 मार्च 2019 का डिलीवरी कॉस्ट है 3 की, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है 5 के, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 7, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20, स्टाफ ट्रेनिंग 8, एसेट इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2020, रेसिडुअल वैल्यू नेल, यूजफुल लाइफ है 15 ईयर, डेप्रिसिएशन पॉलिसी है टाइम बेसिस, रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन फॉर 2020 एंड 2021 अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हो, और बी है अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हो, ठीक है। इस एसेट में एक चीज गिवन नहीं है, एसेट की कॉस्ट इस एग्जांपल में। पहले तो मुझे तुम लोग कॉस्ट बताओ ना, एसेट की कॉस्ट कितनी? कौन बताएगा कॉस्ट? मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कॉस्ट बताओ। 233? क्या 233 सही आंसर है? क्या 220 सही आंसर है? मुझे तो दोनों ही नहीं ठीक लग रहे। चलो चेक करते हैं, 228, 233, चेक करते हैं। एसेट परचेज किया 1 मार्च को, ये कॉस्ट में ऐड होगा, डिलीवरी कॉस्ट ऐड करते हैं, नॉट रिफंडेबल टैक्सेस ऐड नहीं होते, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करेंगे, और स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे। मैंने आपको लिखवाया है कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड, कॉस्ट जो होगी एसेट की उसमें स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगी। लिखवाई है मैंने बात, चेक करने तो मुझे लग रहा है मैंने स्किप कर दी है। यस, मैंने आपको पहले नहीं लिख पाई है, लिख लें, यहाँ लिख लें स्टाफ ट्रेनिंग, बल्कि इसके साथ ही लिख लें। और ठीक है, ये जो सवाल हम कर रहे हैं ना, इसके साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख लें अपने पास। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट shall not be included in cost of asset। एसेट की कॉस्ट में स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की कॉस्ट में स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड
नहीं करेंगे। ठीक है, याद रहे ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आपका अदर एक्सपेंस है, इसको आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अब अगर कॉस्ट देखें तो कॉस्ट इज इक्वल टू 190 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 20, तो 225 आना चाहिए। चेक करेंगे यार। अच्छा, टाइमलाइन बना लेते हैं। ईयर 1 जनवरी 20 है, फिर 31 दिसंबर 20 है, फिर 31 दिसंबर 21 है। एसेट आपने परचेज किए 1 मार्च 20 को परचेज किया। ठीक है जी, मगर एसेट आपने इंस्टॉल कब किया है? 1 जुलाई 20 को, 1 जुलाई 20 को इंस्टॉल। मुझे एक बात बताओ, अवेलेबल फॉर यूज 2020 में एसेट कितने मंथ्स के लिए अवेलेबल फॉर यूज? 2020 में एसेट कितने मंथ्स के लिए अवेलेबल फॉर यूज? 6 मंथ्स की। खरीदा तो 1 मार्च को है, मगर अगर वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। तो जब इंस्टॉल हुआ तब से लेके ईयर एंड तक देखेंगे तो यहाँ पे वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज रहे, यानी कि 6 मंथ्स। और जो 2020 है, 2021 का है, यहाँ भी एसेट को आपने पूरे 12 मंथ से यूज किया होगा। ठीक है ना? तो 2020 में 6 मंथ्स के लिए एसेट इस्तेमाल हुआ है और 2021 के लिए एसेट पूरे 12 मंथ्स इस्तेमाल हुआ। चलो, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालनी है 20 और 21 की। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है फिर कैसे आएगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है फिर कैसे आएगी? पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इन रुपीज इसमें डायरेक्ट ही आ जाती है। 2021 के लिए आएगी कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इंटू m/12। कॉस्ट है हमारे पास 225, ये भी ऊपर कैलकुलेट किए। रेसिडुअल वैल्यू नेल का मतलब है 0, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है 15 ईयर्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्या आती है 2021 की डेप्रिसिएशन, बताना जरा। 7.5। और अगर मैं वही डेप्रिसिएशन इन रुपीज निकालूं 2020, सॉरी यार ये मैंने गलत लिखा, 21 नहीं था ये 20 था। 21 अब आगे 2021 की निकालें तो कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू m/12। 225 225 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि 21 में पूरे 12 मंथ ही एसेट यूज हुए, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 15। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो इस तरह से डेप्रिसिएशन आ जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको डेप्रिसिएशन रेट निकालना पड़ेगा। 1 - यूजफुल लाइफ ओवर RV ओवर कॉस्ट। 1 - यूजफुल लाइफ है जी 15 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू नील, 0 डिवाइडेड बाय 225। अच्छा, अगर आप अब बात समझना, यहाँ पर अगर रेसिडुअल वैल्यू नील है तो अगर आप 0 एंटर करोगे ना तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। 1 का मतलब है 100%, ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ना लिमिटेशन आ जाती है, अगर रेसिडुअल वैल्यू नील हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए हम रेसिडुअल वैल्यू को 1 एज्यूम कर लेंगे। if RV is 0, assume assume it as 1
फॉर कैलकुलेटिंग for calculation of depreciation rate in RBF only। ये हर जगह नहीं फॉर्मूला अप्लाई कर देना, हर जगह नहीं अप्लाई कर देना, सिर्फ यहाँ पर जहां पर डेप्रिसिएशन रेट निकालना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, वहां पर अगर क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू नील होगी तो रेसिडुअल वैल्यू 1 एज्यूम करेंगे ताकि रेट कैलकुलेट हो सके। अब मुझे बताओ क्या आते हैं डेप्रिसिएशन रेट? 0.3030, 0.3 कर लेते हैं, ठीक है, 0.30 या 30% भी कह सकते हैं। स्टेप नंबर 2 आपको पता है टेबल में परफॉर्म होता है, तो हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। ईयर 2020 2021 ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, फिर हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, फिर हमारे पास आती है क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू हमारे पास क्या है? ओपनिंग नेट बुक वैल्यू हमारे पास है कॉस्ट की, जो कि आपके पास है 225। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? डेप्रिसिएशन होता है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट 0.3 मल्टीप्लाई बाय, अब वो m/12 वाली फैक्टर टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे 6/12। तो ये आप लोगों ने 67.5 मुझे आंसर बताया, 60 ठीक बताया, 67.5। और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू क्या आ जाएगी? 33.75, या क्या सही आंसर है यार? 33.75, ठीक है। लोगों ने वो उससे 6 वो नहीं किया, अच्छा 33.75 है, 34 कर लेते हैं। अब बताओ क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू क्या आएगी? 191। ये 2021 की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बन गई 191। 2022 में कैसे आएगी, 21 में कैसे आएगी? 191 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2021 में एसेट हमने सेट किया है 12 मंथ से यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12/12। जब 12 मंथ यूज हो रहा हो तो वहां भी अगर आप टाइम फ्रैक्शन नहीं भी लिखेंगे तब भी एक ही बात है, क्योंकि एंड पे मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, आंसर का कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है फ्रैक्शन का। 57.3। बस 2 सालों की डिप्रिसिएशन पूछी थी और मैंने निकाल दी 57.3। चलो 133 57 कर लेते हैं इसको राउंड करके। सही है भाई? अच्छा अगली एक और बात याद रखो, ये देखो क्या लिखी हुई, लैंड इज नॉट डिप्रिशिएटेड। लैंड एक ऐसा एसेट होगा नॉन करंट एसेट जिसको हम डिप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसके अलावा जो होंगे एसेट्स उनको डिप्रिशिएट करेंगे। जो लैंड होगा इसको डिप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लैंड को डिप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। इस पे एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 34। अब हम इस पे चलते हैं और ये लास्ट एमसीक्यू, इसके बाद हम अपनी क्लास एंड कर देंगे और मैं आपको 37 एमसीक्यूज घर से करने के लिए दूंगा।
मुझे लग रहा है पता नहीं तुम लोग काम नहीं करके आ रहे, ऐसा तो नहीं है? मतलब आप लोग एमसीक्यूज नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। सच सच बताना मुझे। दो लोगों से अपनी बातें नहीं छुपाते हैं, एक अपने टीचर से और एक अपने डॉक्टर से। उसने आपका इलाज करना होता है। अच्छा चले, ठीक है। नहीं, आप लोगों ने कोई सवाल ही नहीं पूछा मुझसे कि सर इसमें कंफ्यूजन है, ये बात समझ नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि शायद नहीं कह रहे, या कुछ बच्चे कह रहे हैं, सारे नहीं कह रहे। 37 एमसीक्यूज आप लोगों ने करने हैं होमवर्क में, याद रखिएगा। और जो एग्जांपल्स मैंने कराई हैं उनके बी पार्ट्स भी आपने घर से करके आने, 15 का बी पार्ट करके आना आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक नोट और लिखिए अपने पास। नॉन करंट एसेट्स आर shown at non-current assets, property, plant, equipment are shown at their net book value in statement of financial position। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होते हैं वो नेट बुक वैल्यू पर शो किए जाते हैं। एसओएफपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, आपको पता है ना, एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिनमें इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें बकाया सारी चीजें लिखते हैं। तो वहां पर जो नॉन करंट एसेट शो करेंगे या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शो करेंगे, वो शो किस पे करेंगे? कॉस्ट पे नहीं शो करेंगे, वो शो किया करेंगे उसकी जो उस साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू होगी उस पे शो किया करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते तो हम 191 वैल्यू शो करते हैं एसेट की, और 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते तो हम 133 की वैल्यू प्रेजेंट करते। ठीक है, तो नेट बुक वैल्यू पे एसेट्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना। तो अब एक एमसीक्यू है हमारे पास जिसकी रिक्वायरमेंट हमसे ये पूछी है, एट व्हाट अमाउंट विल द नॉन करंट एसेट बी शोन इन हुंजा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो किस अमाउंट पे शो करेंगे? नेट बुक वैल्यू पे। तो असल में हमने नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी है। पीरियड एंड कब हो रहा है इनका? 31 मार्च 2015। तो एसेट्स की नेट बुक वैल्यू 31 मार्च 2015 पे कितनी है, वो अगर हमारे पास हो तो उसी अमाउंट पे हमने एसेट की वैल्यू प्रेजेंट करनी है। तो असल में वो आपसे पूछ ये रहा है कि हमें नेट बुक वैल्यू बताओ 31 मार्च 2015। हुंजा लिमिटेड ने एक्वायर किया एक नया ऑफिस 1 अक्टूबर 2014 को। अच्छा, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो अब बिजनेस का ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं है, अब 31 दिसंबर ईयर एंड नहीं है। तो ये बिजनेस का हो सकता है ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है, मगर याद रखना डिफरेंट हो जाएगा ईयर, मगर होगा 12 मंथ्स का ही। तो 31 मार्च 2015 को बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 12 महीने पहले। इसका तरीका आसान ये है कि 31 मार्च के बाद क्या डेट आती है? 1 अप्रैल 2015। तो एक साल पहले ईयर स्टार्ट हुआ है आपका 1 अप्रैल 2014। ये आसान तरीका होता है। 1 अप्रैल 2014 को आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, और 31 मार्च 2015 को हमारा ईयर वो 12 महीने का एंड हो रहा है। ठीक है, तो अब ईयर एंड जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमने एक नई ऑफिस बिल्डिंग एक्वायर कब किया? 1 अक्टूबर 2014।
यहाँ पे कहीं भीज में 1 अक्टूबर 14 को बिल्डिंग एक्वायर की है। और कितने मंथ्स हो गए 31 मार्च 15 तक, कितने मंथ्स हो गए होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ्स। ईयर एंड तक 6 मंथ्स हो। फिर कैरिंग अमाउंट मैंने आपको बताया हुआ है, नेट बुक वैल्यू को कहते हैं। और नेट बुक वैल्यू 1 अक्टूबर को इक्वल किसके होगी? कॉस्ट के। तो टेक्निकली उन्होंने आपको इन तीनों की क्या शो की हुई है? कॉस्ट। लैंड है, अच्छा ₹1000 में राउंड किए तो मैं भी 1000 में ही पढ़ रहा हूँ, राउंडेड फिगर ही पढ़ रहा हूँ। लैंड है 2000 का, बिल्डिंग स्ट्रक्चर 10,000 और एसी है हमारे पास 4000। The estimated life of building structure and air conditioner system are 25 years and 10 years। उन्होंने कहा भाई ये देखो, अच्छा ये जो है ना, ये आप लोग भी आसान कर सकते हैं, जैसे मेरी एग्जांपल तो आसान होती है ना, वैसे एमसीक्यू का डाटा आप अलग से लिख ले सिंपल करके, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तो इनकी कॉस्ट गिवन है। ये देखो, ये कॉस्ट गिवन है। यूजफुल लाइफ की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग की और एसी की है 25 साल और 10 साल। तो बिल्डिंग पहले मेंशन किया तो पहले ही बिल्डिंग की है, एसी बाद में मेंशन किया तो 10 साल एसी की है। तो बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ है 25 ईयर्स और एसी की यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। व्हेन द एयर कंडीशनर सिस्टम इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि जब एसी की यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी और उसको रिप्लेस कराना होगा, इट इज एस्टिमेटेड दैट ओल्ड सिस्टम विल बी डिसमेंटल्ड एंड सोल्ड फॉर 5 लाख रुपए। तो हमने एस्टिमेट किया कि पुराना जो सिस्टम है उसको डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल का मतलब होता है रिमूव करना, डी इंस्टॉल करना। तो पुराने एसी को रिमूव किया जाएगा और उसको 500,000 का बेच दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब वो आपको आरवी रेसिडुअल वैल्यू बता रहे हैं बिल्डिंग की कितनी है? 500। 500 इसलिए क्योंकि रुपीज हमारे 1000 में राउंड है। तो 500 उन्होंने एसी की आपको रेसिडुअल वैल्यू बताई है असल में। तो ये सबको समझ आती है। बिल्डिंग की रेसिडुअल वैल्यू नहीं रखी उन्होंने, मर्जी उनकी भाई। तो उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन इज टाइम अपोर्शनड वेयर अप्रोप्रिएट, मगर अगर ये बात ना भी लिखी हो तो आपने याद रखना है डिफॉल्ट सेटिंग्स टाइम बेसिस होती है। स्टेटल मेथड और रिड्यूसिंग एरर्स मेथड का सवाल है तो डिफॉल्ट सेटिंग्स याद रखना टाइम बेसिस ही होगी। तो ये जुमला लिखा होता है या ना लिखता, हम इसको टाइम बेसिस से ही करते हैं। खैर उसने स्पेसिफाई भी कर दिया कि भाई टाइम बेसिस यूज कर रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे? देखो बड़ा आसान है यार, इंतहाई आसान है। मेथड जब नहीं बताया तो डिफॉल्ट मेथड स्ट्रेट लाइन है और डिफॉल्ट पॉलिसी टाइम बेसिस। डिफॉल्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, डिफॉल्ट पॉलिसी टाइम बेसिस। डिफॉल्ट तो समझते हो ना? चलो अब देखो, हम कहते हैं तीन एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग और एसी। इनकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होगी जो इनकी कॉस्ट की इक्वल है, 2000, 10,000 और 4,000। फिर हम इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आएगी, जो कि हमें चाहिए ईयर एंड पे, जो कि असल में हमें ईयर एंड पे चाहिए। लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन होनी ही नहीं है, अभी पढ़ के है लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, इतना बड़ा बड़ा। हाँ ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है? लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड। सही है जी, लैंड तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। देखो, ध्यान से देखो, ये भूलना नहीं है कभी अब। तो लैंड की जो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होगी वही उसकी क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू बन जाएगी 2000। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, यस। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, इसकी कॉस्ट कितनी है ये देखो 10,000।
कॉस्ट है 10,000, रेसिडुअल वैल्यू नहीं गिवन तो 0 एज्यूम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय इसकी यूजफुल लाइफ है 25 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि टाइम बेसिस है तो टाइम फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना है, और 6 मंथ्स के लिए यूज हुए तो 6/12। जी सॉल्व कर दो, मुझे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बताएं क्या है। 200। 200 तो क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू कितनी आ गई? 9,800 माइनस हो गई ना। एसी की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? कॉस्ट, एसी की कॉस्ट है 4,000, एसी की आरवी भी थी 500, ये देखो ये जो हमने लिखी थी, और एसी की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय एसी भी 6 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ 6/12। ये एसी की क्या आती है? 175, और ये आपके पास आ गया 3,825। अब क्या करेंगे? क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू का टोटल कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 2,000 प्लस 9,800 प्लस 385, 3,825, क्या आंसर बनता है बताओ? 15,625। ये टोटल नेटबुक वैल्यू आ गई जो आपको चाहिए थी, और ये 15,625 आपकी क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू जो होगी, ये शोन इन शेल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कौन सा आंसर बन गया 15,625 वाला? ए आंसर, ए ऑप्शन 15,625। सॉरी। सही है भाई, सबको समझ आ गई है? बाकी क्वेश्चंस कर लोगे घर से? छुट्टी कर लें? सर जी जी। सर नेटबुक वैल्यूज स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी जगह पे होती है, मतलब वो कैलकुलेट या उनकी बुक ही अलग होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे ना जब, जी सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे तो नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं ना, नॉन करंट जी एसेट्स लिखते सर। हैं ना, वहां पे लेट सपोज आपने लिख दी, बिल्डिंग लिख दी, तो अब उस बिल्डिंग की पहले तो आप क्या करते थे, कॉस्ट ही लिख देते होते थे जो आपको पता नहीं होता था। अब उसकी नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट किया करेंगे, और उसकी नेटबुक वैल्यू को लिखा करेंगे। ठीक है। व्हीकल है तो व्हीकल की नेटबुक वैल्यू लिखा करेंगे नॉन करंट एसेट्स में। और कोई बात? कॉस्ट नहीं दिखाएंगे, दो ही ऑप्शन है ना भाई, एक चीज की दो ही ऑप्शंस है ना। या तो कॉस्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, जो जितने की खरीदी थी वो इतनी इरेलीवेंट है, आप लोगों को खुद भी अब पता चल रहा होगा वो इरेलीवेंट चीज है। हम तो वो एसेट शो करेंगे ना कि आपके एसेट्स की आज क्या औकात है, कितनी वर्थ है, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था एसेट्स को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। अगर एसेट्स कॉस्ट में शो कर देंगे तो उस एसेट्स की तो वर्थ ही नहीं होगी उतनी जितने की आप उसकी अमाउंट शो कर दोगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करना है तो फिर तो नेटबुक वैल्यू शो करनी पड़ेगी, इस तरह भी याद रख सकते हो, क्योंकि एसेट्स को उनकी नेटबुक वैल्यू पे प्रेजेंट करना है आपने। ओके सर। सर और ये हर मतलब हर ईयर चेंज होती है? यस, हर साल चेंज हो जाएगी नेटबुक वैल्यू, ओके सर। कम होती जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।